नमस्कार। इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों की मालदीव यात्रा पर हैं। माले एयरपोर्ट पर खुद राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू अपने कैबिनेट के मंत्रियों के साथ पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। भारत मालदीव साझेदारी और मालदीव के स्वतंत्रता के 60वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी दोनों देशों के ऐतिहासिक और सामरिक संबंधों की मजबूती को बताते हैं। ये संकेत है कि द्विपक्षीय रिश्तों को नई ऊर्जा देने के लिए दोनों देशों में राजनीतिक इच्छा शक्ति मौजूद है। अब से थोड़ी ही देर में माले के रिपब्लिक स्क्वायर में प्रधानमंत्री के औपचारिक स्वागत के साथ पहले दिन की अहम मुलाकातों और कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मुइज्जू के बीच अहम द्विपक्षीय वार्ता के साथ ही प्रतिनिधि स्तर की वार्ता में दोनों देशों के बीच एक मुक्त व्यापार समझौते और एक निवेश संधि पर भी महत्वपूर्ण प्रगति होने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2019 के बाद मालदीव का ये दौरा कई मायनों में अहम है। मालदीव की बदली राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों में दोनों देशों के 60 सालों से आगे के संबंध पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा से जुड़ी हर खबर और भारत मालदीव संबंधों की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ भी हमारे साथ होंगे। इस कार्यक्रम को आइए शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री की मालदीव यात्रा का पहला दिन भारत और मालदीव के संबंधों में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। मालदीव दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से राष्ट्रपति मुइज्जू ने एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया। और एयरपोर्ट पे स्वागत के साथ ही पहले दिन के कार्यक्रमों की अब से थोड़ी देर में शुरुआत होगी। इस गर्मजोशी से के स्वागत में राष्ट्रपति मुइज्जू के साथ ही कैबिनेट के कई मंत्री मौजूद थे। ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब मालदीव अपनी स्वतंत्रता की 60वीं जयंती मना रहा है। पीएम मोदी इससे जुड़े केंद्रीय समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव की यात्रा पर हैं। यह राजकीय दौरा राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के निमंत्रण पर हो रहा है। द्विपक्षीय वार्ता के साथ साथ पीएम मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शरीक होंगे। पीएम मोदी का दौरा भारत की नेबरहुड फर्स्ट और सागर नीतियों के अनुरूप है। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब भारत और मालदीव अपने राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण अवसर है जब दोनों देश अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के मुद्दों पर बातचीत और करार करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मुइज्जू के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इन वार्ताओं में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। व्यापार और अर्थव्यवस्था, रक्षा और सुरक्षा सहयोग, प्रौद्योगिकी और नवाचार और लोगों से लोगों के बीच संपर्क प्रमुख एजेंडा बिंदु होंगे। इस अवसर पर पीएम मोदी मालदीव को एक विशेष उपहार देंगे जिसका नाम है भीष्म क्यूब्स। 15 इंच बाय 15 इंच का एक क्यूब है। तो जब ये पूरा आप नापेंगे तो इसकी चौड़ाई 6 फुट और पहिए के साथ मिला के पूरा ऊपर स्ट्रेच का 8 फुट की चौड़ाई ऊंचाई आती है केवल। और ऊपर हुक बंधे हुए हैं जो देख रहे हैं आप। तो इन हुक से जो आप पैराड्रॉप की बात कर रहे हैं या हेली लिफ्ट की बात कर रहे हैं वो सारा उठा के एक सेट आ जाता है। ये जो पोर्टेबल एक्सरे है ये डिजिटल क्वालिटी होता है। ये 4 सेकंड के अंदर अंदर आपको डिजिटल क्वालिटी फिल्म दे देता है जिससे आप क्या तकलीफ है उसके बारे में पता कर सकते हैं। इसके साथ हमारे पास पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन भी है जिसमें दो प्रोब लगे हैं जो हर एक बॉडी के हर एक पार्ट का अल्ट्रासाउंड कर सकता है। ये फास्ट स्कैन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये एक सर्जिकल स्टेशन है जिसमें हम मिनी सर्जरीज परफॉर्म कर सकते हैं जो सारे जीवन और कोई भी हमारे बॉडी के अंग को बचाने के लिए ज़रूरी हैं। इसमें हमारे पास एक रिचार्जेबल ये सोलर पैनल है। ऐसे हमने 5 इसमें प्रोवाइड किए हैं जो एक सूटकेस के छोटे शेप में आ सकते हैं। अप टू 200 kg 200 किलो तक के खींच सकता है। हमने 100 तक का ट्रायल कर लिया है, यानी कि 5 क्यूब्स उसके पीछे एक चक्कर में जाएंगे। तो अगर फर्ज कीजिए और 10 किलोमीटर तक इसकी 1 बैटरी चार्ज है, तो अगर कोई नदी पार करनी हो तो यानी कि उन 10 किलोमीटर की चार्जिंग में पूरे 36 क्यूब 72 क्यूब आराम से पार करा सकते। मालदीव में आधारभूत विकास के लिए भारत पहले ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राजधानी माले तो थिलाफूशी द्वीप से जुड़ेगा। 6.7 किलोमीटर लंबा ये पुल मालदीव के इतिहास में सबसे लंबा पुल है। हम बात कर रहे हैं ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की और मेरे ठीक पीछे है 6.7 किलोमीटर वो पुल जो भारत बना रहा है मालदीव में। ये मालदीव का सबसे लंबा पुल होगा और ये मिसाल है
भारत और मालदीव की मजबूत होती दोस्ती की और प्रगाढ़ होते रिश्तों की। भारतीय उच्चायुक्त के मुताबिक दोनों देशों के बीच एक मुक्त व्यापार समझौते और एक निवेश संधि पर भी महत्वपूर्ण प्रगति होने की उम्मीद है। वर्तमान में दोनों देशों के बीच लगभग $500 मिलियन का द्विपक्षीय व्यापार होता है, जिसे नई ऊंचाइयों पर ले जाने का लक्ष्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भारत और मालदीव के 60 वर्षों के इस सहयोग साझेदारी का बड़ा आधार है एक विश्वसनीय पार्टनर। आइए देखते हैं 60 साल के इन संबंधों में भारत किस तरह से एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में मालदीव के साथ रहा है। भारत का प्रमुख आर्थिक और विकास साझेदार है मालदीव। कई क्षेत्रों में क्षमता निर्माण कार्यक्रम भारत संचालित कर रहा है। साथ ही भारत ने मालदीव को रियायती ऋण अनुदान के जरिए लगातार मदद की है और लगातार दोनों देश सहयोग के नए क्षेत्रों, नवीकरणीय ऊर्जा, मत्स्य पालन, इन तमाम नए क्षेत्रों की तरफ भी सहयोग को बढ़ा रहे हैं। EEZ निगरानी और समुद्री सुरक्षा सहयोग सबसे महत्वपूर्ण है। भारत मालदीव का भरोसेमंद मैरीटाइम पार्टनर है और दोनों देशों के बीच नियमित रक्षा अभ्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। हिंद महासागर के लिहाज से भी भारत का एक मजबूत साझेदार मालदीव है। डिजिटल सहयोग और UPI समझौता, हाल इसको लेकर भी भारत और मालदीव के बीच में कई सहयोग हुए हैं। हाल ही में भारत और मालदीव ने डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। तो ये वो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें भारत और मालदीव लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अगस्त 2024 में UPI को मालदीव में लॉन्च करने के लिए समझौता हुआ था। फिनटेक एक ऐसा क्षेत्र है। फिनटेक और डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में भी भारत और मालदीव की साझेदारी लगातार बढ़ रही है। 2023 में द्विपक्षीय व्यापार $548 मिलियन के पार था। आर्थिक मोर्चे पर भारत मालदीव का एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार है। भारत मालदीव में पर्यटन जैसे क्षेत्र और अन्य आर्थिक गतिविधियों में भी भारतीय निवेशकों की भागीदारी के साथ अपनी उपस्थिति बनाए हुए है। वहीं भारत और मालदीव के ने 1981 में एक व्यापार समझौता किया जो आवश्यक वस्तुओं के निर्यात के लिए प्रावधान करता है। फरवरी 2022 में व्यापारिक उद्देश्यों के लिए मालदीव आने वाले भारतीयों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश लागू करना भी दोनों देशों के संबंधों और वाणिज्यिक साझेदारी को और मजबूत करने का एक बड़ा सबूत है। भारत से निर्यात क्या चीजें हो रही हैं वो भी आपको बताते हैं। मालदीव के लिए दवाएं हैं, चावल है, सीमेंट है। कई ऐसे मौके रहे संकट के समय जब भारत मालदीव में न सिर्फ एक सहयोग साझेदार नहीं बल्कि एक मित्र, क्योंकि भारत की नीति जो नेबरहुड फर्स्ट की नीति है, पड़ोसी पहले की नीति, उसमें मालदीव बहुत बड़ा सहयोगी मित्र और साझेदार है। मालदीव से आयात जो होता है उसमें स्क्रैप मेटल, समुद्री उत्पाद है। मालदीव से भारत में समुद्री खाद्य निर्यात की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं लगातार। उधर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी भारत का मालदीव को लेकर बड़ा योगदान है। कैपेसिटी बिल्डिंग की दिशा में भी भारत लगातार मालदीव को बड़ा सहयोग दे रहा है। भारत दशकों से मालदीव का विभिन्न क्षेत्रों में मानव संसाधन विकास के लिए एक पारंपरिक साझेदार रहा है। हर साल कई मालदीवी युवा भारत के विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। मालदीव में भारतीय प्रवासी समुदाय की अनुमानित संख्या लगभग 60,000 है। इनका स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में मजबूत उपस्थिति है जो मालदीव की न सिर्फ अर्थव्यवस्था बल्कि पीपल टू पीपल कनेक्ट को और ज्यादा मजबूत करता है। प्राकृतिक आपदा में भारत की तत्परता, ये आज कोविड-19 से पहले का भी अगर हम दौर देखें तो हर संकट में भारत हमेशा से मालदीव के साथ खड़ा रहा है और फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर सबसे पहले मालदीव के लिए सहायता में पहुंचता है, चाहे भूकंप हो या फिर कोविड महामारी हो। पिछले इतिहास में कई ऐसे मौके आए जब भारत ने त्वरित उस संकट का निदान करते हुए मालदीव को सहायता पहुंचाई है। साझा भविष्य की नींव दोनों देश रखते हैं। रक्षा, समुद्री सुरक्षा और आर्थिक सहयोग पर कई समझौते हुए हैं। ये यात्रा व्यापार, रक्षा, पर्यटन और रणनीतिक सहयोग बढ़ाने का एक बड़ा अवसर होगा दोनों देशों के बीच। भारत मालदीव रिश्तों को 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप नया आकार दे रही है। ये यात्रा दोनों पक्षों को घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा और सुदृढ़ करने का अवसर तो होगी ही, साथ ही साथ हिंद महासागर को लेकर, इंडियन ओशियन रीजन को लेकर जो रणनीति रही है और साझा रणनीति भारत और मालदीव की रही है, उसमें और पार्टनर्स के साथ किस तरह से आगे बढ़ना है, एक सुरक्षित, समृद्ध
भारत हिंद महासागर को विकसित करने के लिए भी भारत और मालदीव लगातार एक साथ आ रहे हैं और ये यात्रा कई मायनों में अहम इसलिए भी होने जा रही है क्योंकि कई ऐसी चुनौतियां जुड़ी हुई हैं जो हिंद महासागर क्षेत्र से हैं, क्योंकि विश्व में एक बड़ा व्यापार इसी क्षेत्र से होता है और इस खित्ते को लेकर जिस तरह की चुनौतियां और प्रतिद्वंदिता सामने दिखाई देती है उसके भी कुछ बड़े हल, बड़े जवाब देती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा होने जा रही है। और आइए आपको दिखाते हैं पीएम मोदी के अराइवल की कुछ खास झलकियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेहद अहम मालदीव यात्रा है और इस यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मालदीव की 2 दिवसीय यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। माले एयरपोर्ट पे ही राष्ट्रपति मुइज्जू अपने कैबिनेट के तमाम मंत्रियों के साथ, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री के साथ प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पहुंचे थे। गर्मजोशी से स्वागत के बाद अब से थोड़ी ही देर में औपचारिक कार्यक्रमों की शुरुआत होगी, मुलाकातों की शुरुआत होगी। दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों के बीच द्विपक्षीय मुलाकात होनी है जिसमें कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिन्हें लेकर दोनों देश साझा हितों को लेकर आगे बढ़ेंगे। उसमें कनेक्टिविटी है, उसमें समुद्री सुरक्षा से जुड़े कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होगी।
और माले के रिपब्लिक स्क्वायर पर प्रधानमंत्री का औपचारिक स्वागत की ये तस्वीरें आप देख रहे थे। राष्ट्रपति मुइज्जू साथ में थे, गार्ड ऑफ ऑनर हुआ और गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वहीं आपने देखा कि प्रधानमंत्री के सम्मान में तमाम वहां पर मौजूद बच्चों ने एक वाद सांस्कृतिक नृत्य की प्रस्तुति दी। साथ ही साथ अब अहम मुलाकातों का दौर शुरू होगा, द्विपक्षीय वार्ता होनी है। दोनों देशों से जुड़े कई अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर दोनों ही राष्ट्राध्यक्ष चर्चा करेंगे। द्विपक्षीय बैठक होगी, प्रतिनिधि स्तर की बैठक होनी है। तो बेहद अहम दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मालदीव का कई मायनों में अहम माना जा रहा है। हिंद महासागर को लेकर, रणनीति को लेकर भी, साथ ही साथ दोनों ही देशों के बीच जिस तरह से मैरीटाइम को लेकर कई समझौते हुए हैं उनकी भी समीक्षा होनी है। द्विपक्षीय बैठकें हैं, सामरिक संबंध हैं और 60 साल के इस सफर के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव की 60वीं वर्षगांठ के मुख्य अतिथि होंगे। अतीत में कितना कुछ बीता हो, उसके बाद भी प्रधानमंत्री का ये दौरा कई मायनों में अहम है। प्रधानमंत्री के इस दौरे पर विश्व की नजरें हैं क्योंकि माना जा रहा है कि इस दौरे के दौरान और द्विपक्षीय वार्ता के बाद कुछ अहम समझौते भी हो सकते हैं जो आने वाले समय में वैश्विक चुनौतियां जो दिखाई देती हैं उसके समाधान की ओर आगे बढ़ सकते हैं। हमारे साथ दो वरिष्ठ मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अंशु जोशी जुड़ी हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से। प्रोफेसर अंशु, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ एम्बेसडर पिनाक रंजन चक्रवर्ती जुड़े हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी एमईए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर अंशु, आपसे शुरुआत करते हैं। तस्वीरें आ गई हैं, औपचारिक शुरुआत हो चुकी है स्वागत के साथ ही, और उस गर्मजोशी को हमने माले एयरपोर्ट से ही देखा कि किस तरह से राष्ट्रपति मुइज्जू अपने कैबिनेट के तमाम अहम मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए माले एयरपोर्ट पहुंचे थे। निश्चित तौर पर ऋतु जी, ये जो प्रथम तस्वीरें हम अपने सामने देख रहे हैं अभी साक्षी बने कि किस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री का एक ग्रैंड वेलकम माले में हुआ है, और जिस तरह से राष्ट्रपति मुइज्जू और उनके साथ के जो तमाम मालदीव्स के ऑफिशियल्स और मिनिस्टर्स थे, किस प्रकार से हमारे माननीय प्रधानमंत्री का उन्होंने ऑफिशियली स्वागत किया है। तो ये देखना बड़ा सुखद है क्योंकि मालदीव्स को यदि हम देखें तो भारत की जो हिंद महासागर में सुरक्षा और न्यूट्रलिटी की नीति है, उस दृष्टि से जिस तरह से मालदीव्स लोकेटेड है, एक बहुत स्ट्रेटेजिकली महत्वपूर्ण देश है भारत के लिए। और वहीं यदि हम भारत की ओर देखें तो मालदीव्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण देश है क्योंकि मालदीव्स की जो अर्थव्यवस्था है वो टूरिज्म पर निर्भर है, और जब हम टूरिज्म सेक्टर को मालदीव्स के देखते हैं तो भारत का मार्केट शेयर बहुत बड़ा है। यदि हम मालदीव्स की ओर देखें तो वहां पर उसका बहुत बड़ा मार्केट शेयर है जी। तो इस दृष्टि से, और फिर भारत की एक नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी रही है। विगत कुछ वर्षों में हमने मालदीव्स में कुछ राजनीतिक भारत के परिप्रेक्ष्य में उथल पुथल होते देखी, इसीलिए मैं कहूंगी कि ये भारत की कूटनीतिक विजय है कि इस प्रकार का मान सम्मान और बड़ी प्रसन्नता के साथ जो ये स्वागत हमारे माननीय प्रधानमंत्री का हुआ है मुइज्जू के द्वारा, तो वो भी समझ रहे हैं कि किस तरह से भारत न सिर्फ एक यहाँ इस एशिया के परिदृश्य से, साउथ एशिया के परिदृश्य से, पूरे ग्लोबल साउथ की जब हम बात करते हैं ऋतु जी, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण देश हो जाता है। आज बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा हम होते हुए देखेंगे जिसमें कैपेसिटी बिल्डिंग से लेकर, मैरीटाइम सिक्योरिटी से लेकर, टूरिज्म से लेकर, आपसी ट्रेड को आगे कैसे बढ़ाया जाए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कैसे आगे बढ़ा जाए, साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोलैबोरेशन, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं। हम आगे इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल ये स्वागत देखना बड़ा सुखद लग रहा है। जी हाँ, और स्वागत पे ही, क्योंकि प्रोफेसर
अंशु, अभी तो अगले एक तरह से हम कह सकते हैं 48 घंटे, आज और कल बेहद अहम दिन, जब 60वीं वर्षगांठ अपनी स्वतंत्रता की मालदीव मनाएगा, प्रधानमंत्री उसमें मुख्य अतिथि हैं, तो तमाम वो मसले आएंगे जो दोनों देशों को जुड़े हुए हैं। लेकिन 2023 के बाद से कि जो संबंध रहे और संबंध के बाद आज प्रधानमंत्री का जिस तरह से स्वागत किया गया है और आगे की जो बैठकें हैं, अगर 2024 का भी हम राष्ट्रपति मुइज्जू का भी हम ये देखें, जब भारत में दौरा हुआ था तब से लेकर जो तस्वीरें बदली हैं, उसके क्या बड़े कारण आप देखती हैं और इस मुलाकात को पिछले कई दौरों से किस तरह से अलग देखती हैं, मालदीव के इतिहास में भी और भारत मालदीव संबंधों में भी, क्योंकि मुद्दों पे तो हम अभी लंबा बातचीत करेंगे ही आगे। निश्चित तौर पर ऋतु जी, आपने ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक दृष्टि से एक क्रिटिकल क्वेश्चन पूछा है। पिछले कुछ वर्षों में यदि हम भारत और मालदीव्स के द्विपक्षीय संबंधों को देखें तो हमने थोड़ा सा नकारात्मक मोड़ लेते हुए देखा तब, जबकि मुइज्जू एंटी इंडिया एजेंडा लेकर इलेक्शंस जीतकर मालदीव्स के राष्ट्रपति बने। और इसके बाद हमने इस तरह के विषयों पर भी चर्चा की कि कैसे उन्होंने चाइना के इन्फ्लुएंस में आते हुए भारतीय जो ट्रूप्स वहां पर वर्षों से तैनात थे तो उनको वापस जाने के लिए कहा। और फिर आऊंगी हिंद महासागर के मुद्दे पर। जब हम हिंद महासागर की दृष्टि को देखते हैं तो उसकी सुरक्षा की दृष्टि से, न्यूट्रलिटी की दृष्टि से, स्टेबिलिटी की दृष्टि से मालदीव्स की एक सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण लोकेशन है और भारत पूरे हिंद महासागर को न्यूट्रल और स्टेबल रखने के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। इसीलिए IORA की स्थापना भी भारत ने की है। भारत एक प्रणेता देश है। तो फिर पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा कि कैसे चीन ने जिस तरह से इंडो पैसिफिक में अपना दबदबा बनाने के लिए असर्शंस बढ़ाए और हम देखते हैं कि कैसे अलग अलग देशों के साथ अलग अलग टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स में चाइना इन्वॉल्व है। मालदीव्स के साथ चीन का एक अलग प्रकार का रुख रहा, यहाँ पर चाइनीज प्रेजेंस हमने बढ़ते हुए देखी, तो उसका कहीं ना कहीं प्रभाव फिर भारत मालदीव्स पर पड़ना लाजमी था। लेकिन पीछे हमने फिर एक वर्ष में, 1.5 वर्ष में देखा कि कैसे ये स्थितियां सुधरनी शुरू हुई। कुछ तो जब हम मालदीव्स की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखते हैं तो वो मालदीव्स को समझ में आता हुआ दिखा मुझे लगता है कि भारत का कितना बड़ा योगदान, 1/4 जो GDP है मालदीव्स का वो उसके टूरिज्म सेक्टर से आता है और उसमें 11% का लगभग, पिछले अगर हम 3-4 वर्षों का यदि देखें प्रतिशत, तो 11% का मार्केट शेयर भारत का है। तो मालदीव्स को एक तो ये मुझे लगता है बिंदु समझ में आया। दूसरा, जिस तरह से ग्लोबल साउथ के प्रणेता के रूप में भारत उभरा और भारत जिस तरह से लगातार इन तमाम सामुद्रिक क्षेत्रों को न्यूट्रल बनाए रखने की बात कर रहा है, तो मुझे लगता है मालदीव्स को ये भी समझ में आया होगा कि किस तरह से भारत मालदीव्स या मालदीव्स जैसे जो दूसरे छोटे द्वीपीय देश है उन्हीं की सुरक्षा के लिए जो ये सागर और महासागर की बात कर रहा है जी। तो फिर मुझे लगता है यहां से चीजें बदलनी शुरू हुई और अब जो ये आज एक इतना बड़ा ग्रैंड वेलकम मिला है, ऑफिशियल स्टेट विजिट है, ये पीछे की जो 3 विजिट्स रही हैं उनसे अलग है। कल 60th जो इनका स्पेशल डे है उसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे, उसके मुख्य अतिथि रहेंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छा पॉजिटिव संबंधों का अध्याय हम खुलते हुए अब देख सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि एक भारत की कूटनीतिक विजय है हमारे प्रधानमंत्री का वहां पहुंचना और उनका इतना भव्य स्वागत होना। जी, मालदीव के साथ प्रोफेसर अंशु, हमने ये भी देखा कि पिछले कुछ समय में मालदीव को भी ये एहसास है कि मालदीव के पूरे विकास में भारत का जो योगदान रहा है। आप देख रहे हैं ये तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू के साथ औपचारिक एक तरह से मुलाकात के बाद अब उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ उनकी मुलाकात हो रही है। ये पूरी एक तरह से एक प्रक्रिया होती है, राजनयिक कह सकते हैं इस प्रक्रिया को। प्रोफेसर अंशु, अगर आप ऐड करना चाहें कि दोनों ही राष्ट्राध्यक्ष अपने प्रतिनिधियों के साथ जब मुलाकात कराते हैं। बिल्कुल, ये एक हम देख सकते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री किस तरह गर्मजोशी के साथ वहाँ के ऑफिशियल से, मिनिस्टर से मुलाकात कर रहे हैं, वाइसे वर्सा। तो दोनों ही देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो प्रधान हैं, वो दोनों ही देशों के जो ये प्रतिनिधिमंडल वहाँ पर वार्तालाप के लिए, बातचीत के लिए एकत्रित हुए हैं, उनसे मुलाकात करेंगे और फिर अलग अलग दौरों की, साथ में अलग अलग विशिष्ट ग्रुप्स की आपस में अलग अलग स्पेसिफाइड टॉपिक्स को लेकर के बैठक होगी ऋतु जी, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण परिणाम हमारे सामने आते हुए हमको दिखेंगे। कल तक चर्चाएं चलनी है, कल तो खैर सेलिब्रेशन का दिन है। आज कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी हम देख सकते हैं। देखिए, तमाम जो ये ऑफिशियल्स हैं, इनके साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री इस वक्त मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, उनको ग्रैंड वेलकम दिया जा चुका है जो एक ऑफिशियल स्टेट विजिट पर है उसके तहत। जी, प्रोफेसर अंशु, क्या आप मानते हैं कि घरेलू राजनीति या
चुनाव को जीतने की राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय हकीकत दो अलग अलग चीजें हैं और 2023 के बाद से ये जो तस्वीरें हैं ये बताती हैं। निश्चित तौर पर ऋतु जी, हमने जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि हमने मुइज्जू को एंटी इंडिया कैंपेन करके और इलेक्शन जीतते देखा, लेकिन जो एक बायलैटरल रिलेशंस की दृष्टि से हम देखें तो भी, और यदि हम अंतर्राष्ट्रीय जो अब इस प्रकार की परिस्थितियां बनी हुई हैं उस दृष्टि से देखें तो भी, और फिर चीन को मालदीव्स या मुइज्जू जिस तरह से एक सहयोगी देश में के रूप में देखने लगे थे, लेकिन चीन की किस तरह की प्रवृत्ति है यदि हम उसको भी चर्चा में लाएं तो भी, तो उसमें भारत एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में अतीत के तमाम उदाहरणों से, मतलब संकट के समय से लेकर अच्छे समय तक में भी, ये 2 साल भी जो थे, अगर हम ना भी संकट देखें तो भी परिपक्वता और राजनीतिक कूटनीतिक सहनशीलता जो भारत ने दिखाई मोहम्मद मुइज्जू के इस 2 साल के कार्यकाल में, उसका परिणाम ये दिखाई देता है। आपने बहुत सुंदर शब्द का उपयोग किया और वो है सहनशीलता। देखिए 1965 में मालदीव्स को स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत उन प्रथम देशों में से था जिसने मालदीव्स के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश की और मान्यता दी, और तब से मालदीव्स की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, चाहे रेलवेज का डेवलपमेंट हो, रोड्स का डेवलपमेंट हो, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट हो, सुनामी जैसे जब डिजास्टर्स ने हिट किया मालदीव्स को, तो भारत उन देशों में से था, या मैं कहूँ वो एक ऐसा देश था जिसने सबसे पहले सहायता पहुंचाई मालदीव्स को, और तमाम एड्स के जरिए कैपेसिटी बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की दृष्टि से भारत लंबे समय से मालदीव्स की सहायता कर रहा है। इन बीते 2-3 वर्षों में मालदीव्स की तरफ से एक खटास देखते हुए भी आपने जिस शब्द का प्रयोग किया, बहुत सुंदर सहनशीलता दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अपने प्रतिनिधिमंडल से राष्ट्रपति मुइज्जू की एक तरह से औपचारिक मुलाकात करा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके पूरे प्रतिनिधिमंडल के साथ एक औपचारिक मुलाकात राष्ट्रपति मुइज्जू की हो रही है। ये दोनों ही पक्षों ने अपने अपने प्रतिनिधिमंडल की, इस समय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिस्री और पूरे प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्यों के साथ की मुलाकात करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल, तो पूरे प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कराते हुए जी प्रोफेसर अंशु, हम बात कर रहे थे किस तरह से 2 साल में भारत और मालदीव के संबंधों में कई बड़े बदलाव आए। पर ऋतु जी, भारत ने सहनशीलता का परिचय देते हुए अपनी तरफ से सकारात्मक संबंध बनाए रखे। जी हाँ, बिल्कुल। और ये भी मुझे लगता है कि 2 साल में एक बड़ा परिवर्तन इस 2 साल के दौर में ये भी देखा गया कि जब राजनीतिक पार्टियां कुछ भी कह रही हों, नेताओं का कुछ भी कहना था, लेकिन जनता के बीच में खासकर कोविड महामारी के समय जिस तरह का सहयोग, सहायता, मित्रता के तौर पर, एक भरोसेमंद मित्र के तौर पर भारत ने मालदीव की सहायता, कहना शायद वो शब्द सही नहीं है, सहयोग, उसके संकट को एक तरह से उबारा है। वो पीपल टू पीपल कनेक्ट जो मजबूत करता है, उसका भी एक बड़ा असर क्या आपको दिखता है राष्ट्रपति मुइज्जू के साथ एक पूरे बड़े बदलाव का जो अभी दिखाई दे रहा है? निश्चित तौर पर यदि हम मालदीव्स की ओर नजर डालें तो फिर शुरू से ही 1965 के बाद से ही कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर के वहाँ किस तरह से अलग अलग प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों को बनाया जा सके, अस्पतालों का निर्माण हो सके, सड़कों का निर्माण हो सके। और देखिए, जब टूरिज्म सेक्टर के दम पर कोई देश आगे बढ़ता है या उसकी अर्थव्यवस्था यदि टूरिज्म सेक्टर पर निर्भर होती है, तो फिर अलग अलग जो लॉजिस्टिक्स के साधन हैं, चाहे एयरपोर्ट्स आप देखें, एयरलाइंस को देखें, आप रेलवेज को देखें, आप वहाँ अलग अलग प्रकार के रहने की व्यवस्था को देखें, तो फिर इन सबका निर्माण और इन सबको बनाए रखना बहुत आवश्यक है। तो भारत ने एक बहुत ही कहूंगी कि विश्वास के साथ में एक सहयोगी साबित होते हुए इतने वर्षों में मालदीव्स को अलग अलग प्रकार से सहायता दी, चाहे वो हाउसिंग डेवलपमेंट हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो। मालदीव्स ने जब अपने यहाँ इंडस्ट्रियल गलियारे का निर्माण प्रारंभ किया तो इसमें भी भारत एक प्रमुख सहयोगी देश के रूप में, इन्वेस्टर के रूप में सामने आया और मालदीव्स को बड़ी सहायता प्रदान की। और यदि हम देखें तो इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल, फिर मालदीव्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जिसे अब मालदीव्स पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट कहा जाता है, फैकल्टी ऑफ हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, फिर अलग अलग जो नेशनल कॉलेज ऑफ पॉलिसी, लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो इस प्रकार के मालदीव्स के महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट्स हैं, इन सब में भारत का इन्वेस्टमेंट है, या कहूँ भारत ने इसमें सहायता प्रदान की है। भारत मालदीव्स के छात्र छात्राओं
को प्रतिवर्ष ICCR और ICSSR के माध्यम से शैक्षणिक छात्रवृत्तियां प्रदान करता है। और मैं आपको बताऊं कि यदि हम हेल्थ केयर के सेक्टर में चले जाएं तो आपने जैसे बताया कि कोविड के कालखंड में भारत ने किस तरह से वैक्सीन और दवाइयों के माध्यम से सहायता की, सुनामी के दौरान हर प्रकार से मालदीव्स की सहायता करने वाला देश भारत है। जी प्रोफेसर अंशु, हम दर्शकों को बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगंतुक पुस्तिका में अपने अनुभव, मालदीव की अपनी यात्रा के एक तरह से संस्मरणों को साझा कर रहे हैं। राष्ट्रपति मुइज्जू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहम मुलाकात और इसके बाद ही एक तरह से द्विपक्षीय बैठक की शुरुआत होगी। इस गर्मजोशी के साथ दोनों ही देश अब कई ऐसे बड़े मुद्दों की तरफ अपने सहयोग को आगे लेकर बढ़ेंगे। मालदीव में भारत के उच्चायुक्त ने कुछ बड़े संकेत भी दिए हैं कि किसी एक नई निवेश संधि से लेकर FTO को लेकर भारत और मालदीव के बीच में जो बातचीत चल रही है उसमें भी एक बड़ी प्रगति की उम्मीद जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मालदीव का ये तीसरा विजिट है, बेहद अहम विजिट है। 2023 में सत्ता परिवर्तन के बाद प्रधानमंत्री की ये यात्रा कई मायनों में अहम कही जा रही है। द्विपक्षीय बैठक में भी दोनों देशों के बीच रक्षा, ब्लू इकोनॉमी, कनेक्टिविटी, वित्तीय सहयोग जैसे कई मसलों पर बातचीत होनी है। भारत मालदीव्स की विकास यात्रा में एक अहम साझेदार और भागीदार है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर कनेक्टिविटी के कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें भारत एक लंबे अरसे से मालदीव को सहयोग कर रहा है और उस सहयोग का एक बड़ा असर है मालदीव के लोगों में भारत को लेकर जो अपनापन है, और उसकी एक झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से पहले भी दिखाई दी है। प्रोफेसर अंशु हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर अंशु, हमने देखा कि ठीक इस यात्रा से पहले पूर्व विदेश मंत्री ने भी कई ऐसे संकेत दिए हैं कि अब एक नई शुरुआत, एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है प्रधानमंत्री की इस यात्रा से। तो इस नए अध्याय की शुरुआत के जो संकेत दिए हैं, ये पूर्व विदेश मंत्री हैं जिन्होंने ये कहा है, तो ये संकेत क्या बताते हैं? निश्चित तौर पर ऋतु जी, जिस प्रकार के स्टेटमेंट्स हमें ऑफिशियली भारत सरकार की ओर से मिल रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि यूनाइटेड किंगडम के बाद इस टाइमिंग को देखिए, यदि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मालदीव्स पहुंचे हैं, कल मालदीव्स के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, आज बायलैटरल टॉक्स होने वाली हैं। मालदीव्स की लोकेशन को देखते हुए भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के साथ साथ यदि हम महासागर पॉलिसी को देखें, जिसका अनाउंसमेंट हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने अपनी मॉरिशस यात्रा के दौरान किया, जो हिंद महासागर से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण पॉलिसी है भारत की, जिसे हम पहले सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल सागर के नाम से जानते थे। और ऋतु जी, हम साथ में थे पैनल पर जब मॉरिशस यात्रा के दौरान महासागर के अनाउंसमेंट हुआ, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एंड एडवांस सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल, ये महासागर का अनाउंसमेंट हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने किया। और इसमें उन्होंने मॉरिशस के साथ साथ तमाम हिंद महासागर के उन द्वीपीय देशों से आह्वान किया, जिसमें मालदीव्स भी एक था, कि वे आएं और इस पूरे एरिया को न्यूट्रल, स्टेबल, पीसफुल, प्रॉस्परस बनाने में भारत की सहायता करें। क्योंकि जिस तरह से हम विगत वर्षों में चीन का विस्तार यहाँ पर देख रहे हैं, जिस तरह से कभी डेट डिप्लोमेसी के नाम पर, कभी हम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स डिप्लोमेसी को देखते हैं चीन की, तो एक कर्ज देकर जिस तरह से इन छोटे देशों में और विशेषकर मैरीटाइम बेसिस पर चीन ने अपनी प्रेजेंस बनाई है, तो उसको कहीं ना कहीं कंटेन करने के लिए भारत ने IORA का तो निर्माण किया ही है, इसके साथ साथ भारत ने महासागर की पॉलिसी इन तमाम सदस्य देशों के सामने रखी है। तो मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण चर्चाएं और परिणाम इन तमाम मुद्दों से जुड़े हुए हमारे सामने आएंगे। जी प्रोफेसर अंशु, आप हिंद महासागर की बात कर रही हैं, चाहेंगे दर्शकों को भी ये अंदाजा हो, ये पता चले कि किस तरह से हिंद महासागर को लेकर भारत एक साझी रणनीति के साथ मालदीव के साथ आगे बढ़ रहा है, साथ में श्रीलंका, मॉरिशस और इन देशों को जोड़ते हुए। तो भावी जो चुनौतियां दिखाई दे रही है, क्या आप ये मानती हैं 21वीं सदी में ग्लोबल ऑर्डर के बदलने में हिंद महासागर को लेकर जो रणनीति, जो राजनीतिक सामरिक प्रभुत्व होगा, वो बहुत बड़ा योगदान देने जा रहा है?
निश्चित तौर पर यदि हम हिंद महासागर क्षेत्र को देखें तो सामरिक महत्व के साथ साथ व्यापार की दृष्टि से इसका बहुत बड़ा महत्व है। यदि हम इसको देखें तो वैश्विक राजनीति में जब हम ये तमाम, चाहे हम इंडो पैसिफिक एरिया को ले लें, फिर हम आर्कटिक रीजन को ले लें, हम हिंद महासागर को ले लें, इनका एक बहुत ही बड़ा व्यापारिक और सामरिक महत्व है। तो उदाहरण स्वरूप आपको बताऊंगी कि अभी जब ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध हुआ, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा, एस्केलेट हुआ, तो ईरान ने अपनी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करने की धमकी दी और इससे फिर तमाम देशों को लगा कि किस तरह से ऑयल एंड गैस की सप्लाई को एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है। इसी तरह से जब हम हिंद महासागर को देखते हैं तो अलग अलग चोक पॉइंट्स हैं जिनसे होकर के ये तमाम जो क्रिटिकल प्रोडक्ट्स हैं ये एक दुनिया के एक छोर से दूसरी छोर तक पहुंचते हैं। मैं बहुत सामान्य भाषा में अपने दर्शकों को समझाना चाह रही हूँ। तकरीबन 80% तेल और गैस का व्यापार इसी खित्ते से होता है और इससे इसीलिए जो इसके आसपास भी द्वीपीय देश हैं, अंशु जी हम बता दें अपने दर्शकों को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के औपचारिक स्वागत के ये दृश्य आप देख रहे हैं माले के रिपब्लिक स्क्वायर में। ये स्वागत समारोह का आयोजन किया गया है। मालदीव की राजधानी माले के केंद्र में स्थित रिपब्लिक स्क्वायर एक ऐतिहासिक और राजनीतिक स्थल है। ये स्क्वायर मालदीव की राजनीतिक घटनाओं, जन आंदोलनों और राष्ट्रीय उत्सवों का मुख्य केंद्र रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मालदीव यात्रा पर हमारे साथ दो विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अंशु जोशी, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से, और हमारे साथ हमारे बीच एम्बेसडर पिनाक रंजन चक्रवर्ती, पूर्व सचिव विदेश मंत्रालय। आपका बहुत बहुत स्वागत है। एम्बेसडर चक्रवर्ती, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे पिछली यात्राओं से इस यात्रा को आप किन किन मायनों में अलग देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मालदीव यात्रा? देखिए, एक तो ये एक स्टेट विजिट है जिसको हम डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल में कहते हैं स्टेट विजिट। इसका मतलब ये होता है कि आपको पूरा मतलब जो भी ऑनर्स होते हैं, जैसे गार्ड ऑफ ऑनर या कोई कल्चरल फेस्टिवल्स है, वो पूरा सम्मान दिया जाता है। तो ये वाला विजिट जो है, जो जैसे प्रधानमंत्री को हम प्रोटोकॉल में कहते हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ स्टेट होते हैं हमारे यहाँ राष्ट्रपति, पर वहां पे तो प्रधानमंत्री नहीं है, इसलिए मेरे ख्याल राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू खुद ये कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा प्रोटोकॉल सम्मान है और मुझे लगता है कि शानदार है। और क्योंकि इसकी वजह यही है, जो पॉलिटिक्स में चढ़ाव और उतार होता रहता। अब मालदीव के साथ हमारे जो संबंध है वो एक मतलब नॉर्मलाइजेशन की तरफ चला गया और उससे भी बढ़कर अब मुझे लगता है उसका मतलब नॉर्मलाइजेशन आगे जाए, क्योंकि हमारे कोऑपरेशन काफी एक्सटेंसिव है, सारे पूरे टेम्पलेट में है। कोई भी सेक्टर ले,
तो उसमें हमारे साथ बंद है वो उसका विस्तार हो रहा है। और क्योंकि इंडिया उनको हेल्प किया, इंडिया ने स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखाया, क्योंकि उनके यहाँ जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स था वो थोड़ा नेगेटिव हो गया था, और इसलिए मोइज़ू साहब जो हैं वो एक नेगेटिव प्लेटफॉर्म पे इलेक्ट होके आए थे। तो भारत ने उसको सब समझ लिया और उसमें स्ट्रेटेजिक पेशेंस और कि ठीक है ये लोग, क्योंकि हमारे साथ का डिपेंडेंस इतना ज्यादा है कि वो उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, चाहे वो चाइना हो या चाहे कोई। चाइना तो नेचुरली कंपटीशन में लगा हुआ है भारत के मतलब नेबरहुड पे, कि भारत का मतलब इन्फ्लुएंस किस तरह से काटा जाए, कम किया जाए। तो पर उनकी एक और जो नीति है चाइना की, वो भारत नहीं फॉलो। उनका चाइना का डेट ट्रैप पॉलिसी है, पर भारत वैसे नहीं करता है, क्योंकि भारत एक अपने दिल से जो हेल्प करता है, क्योंकि जो हमारे लोन्स है या जो जो हमारे डेवलपमेंट एड है, सारे बड़े मतलब बहुत ही कम मतलब इंटरेस्ट पे दिया जाता है और उसकी मियाद भी बहुत बड़ी है, इसलिए उतना बोझ नहीं पड़ता किसी भी देश जो भारत से और भारत मतलब कमर्शियल वे से नहीं देखता है इन देशों, पर हमारी जो मतलब जो पॉलिसी है वो एक ब्रॉड बेस्ड है, मैक्रो भी है, माइक्रो भी है, ये सारे चीज जुड़े हुए। और मालदीव्स में हमारी टूरिज्म बहुत ज्यादा है, इसलिए वो भी जानते हैं कि टूरिज्म और मालदीव, आपको पता है मालदीव्स में टूरिज्म का कितना मतलब उनके जीडीपी का काफी ज्यादा अंश टूरिज्म से। तो ये सारी चीजें मिलाकर देखकर जब हम देखें तब लगता है मालदीव्स और भारत के जो संबंध है वो एक खास जगह पर अब आ गए। बीच में थोड़ा सा दिक्कतें हुई, अब वो खत्म हो, फेज खत्म हो गया। ऐसा उतार चढ़ाव रहता है हमारे। जी एम्बेसडर रंजन, आपको रोकते हैं। ये दृश्य आप देख रहे हैं 1-to-1 मुलाकात दोनों ही राष्ट्र अध्यक्षों की, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू की 1-to-1 मुलाकात हो रही है। बेहद अहम मुलाकात, क्योंकि इस मुलाकात के बाद ही द्विपक्षीय वार्ता की शुरुआत होने जा रही है। कई बड़े अहम मुद्दे हैं जिसे लेकर दोनों ही राष्ट्राध्यक्ष दोनों देशों के सहयोग को आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात अहम भी है और दोनों ही नेताओं के बीच की उस गर्मजोशी को भी दिखाती है। 2023 के बाद से मालदीव में नई सत्ता परिवर्तन के साथ 2025 जुलाई तक के इस सफर में कई बड़े बदलाव हुए और उन बड़े बदलावों के बाद की ये एक बड़ी तस्वीर दिखाई दे रही है, जिसमें दोनों ही राष्ट्राध्यक्ष गर्मजोशी के साथ मुलाकात हुई और इस समय दोनों के बीच में कई बड़े मसलों को लेकर आपसी चर्चा हो रही है। मीडिया की भाषा में एक केमिस्ट्री कही जाती है दो नेताओं की, तो इस केमिस्ट्री के लिहाज से भी ये दृश्य बेहद अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मालदीव की राजकीय यात्रा है। राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मालदीव की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। एम्बेसडर पिनाक रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर अंशु जोशी भी जुड़ी हुई हैं। प्रोफेसर अंशु, आपसे भी जानना चाहेंगे इन दृश्यों को लेकर क्या पहली प्रतिक्रिया आती है? प्रतिक्रिया, जैसे कि मैंने कहा कि बड़ी सुखद भावना का संचार होता है और साथ ही साथ एक सकारात्मकता भी जागती है, क्योंकि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से 2023 के बाद से हमने मालदीव्स और भारत के द्विपक्षीय संबंधों में थोड़ी सी खटास देखी, लेकिन अब जिस तरह के दृश्य हम देख रहे हैं, देखिए कितनी गर्मजोशी से मुइज़्ज़ू ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री का स्वागत किया है। ये मैं स्क्रीन पर देख सकती हूँ किस तरह से अभी भी जो दोनों के बीच वार्तालाप चल रहा है वो
उसमें जो दोनों की बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह से हम दोनों के एक्सप्रेशंस देख पा रहे हैं, तो एक बड़ी होप के साथ में मुझे लगता है कि विशेषकर मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर के और मैरीटाइम ट्रेड को लेकर के मुझे लगता है कि आगे बड़े अच्छे परिणाम हमारे माननीय प्रधानमंत्री के इस दौरे के और जो अभी अलग अलग ऑफिशियल्स मिलेंगे उनके मिलने के बाद हमारे सामने आ सकते हैं। जी, एम्बेसडर रंजन, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जब हम भारत और मालदीव के संबंधों की बात करते हैं, अगर इन 2.5 सालों की हम जिक्र ना करें तो भी 60 सालों के इस पूरे सफर में भारत के सामने जो बड़ी चुनौतियां और खासकर हिंद महासागर को लेकर है, उसमें एक मजबूत और एक भरोसेमंद साझेदार के तौर पर मालदीव को लेकर भारत कई ऐसी रणनीतियों के साथ आगे बढ़ रहा है। ऐसे में मालदीव पे कितना प्रभाव अन्य देशों का आप देखते हैं इस क्षेत्र की एक तरह से सुरक्षा और समृद्धि को बनाए रखने के लिए, क्योंकि बड़ा तेल और गैस का व्यापार इसी क्षेत्र से होता है? हम इसको जहां मालदीव स्थित है जोग्राफिकली, उसको हम कहते हैं कि ये काफी मतलब जियोपॉलिटिकली सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये इसको हम कहते हैं सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन को ओवर सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है, उसमें से सारा ट्रेड होता है ऑयल गैस, जैसे आपने कहा। तो इसलिए उसका जो मतलब मालदीव का जो ज्योग्राफिकल पोजीशन है वो काफी, इसलिए इंडिया का भी उसमें इंटरेस्ट है। और कंपटीशन तो आपको पता ही है, इंडिया चाइना में कंपटीशन हो रहा है, जहाँ भी मतलब वो सारे हम पे चाइना कोशिश कर रहा है वहाँ पे भारत से मतलब रिप्लेस किया जाए या फिर भारत का साथ किया जाए। और ये भी मत भूलिए कि हम लोग उसके साउथ में मालदीव के आसपास ही है, ज्यादा नहीं है, कि अमेरिकन एक बहुत बड़ा बेस है डिएगो गार्सिया, बहुत सालों से वो मॉरिशस के एक आइलैंड का है। तो अभी जैसे यूके ने उस आइलैंड को मतलब सॉवरेंटी का जो केस था वो यूके हार गई और मालदीव्स को उन्होंने सॉवरेंटी पास ऑन कर दिया। पर अब मालदीव्स कह रहा हूँ, मॉरिशस, अब मॉरिशस और यूएस में समझौता हो रहा है कि वो बेस दे। तो देखिए अमेरिकन ने बहुत पहले ही वहाँ बेस बना लिया था, क्योंकि वो इंडियन ओशन रीजन को अपना मतलब सेंसिटिव जोन के मानते। अब ऐसा लग रहा है कि अब इंडिया का भी वहाँ डिफेंस कोऑपरेशन है, मॉरिशस में भी है, वो ज्यादा थोड़ा और साउथ में है अफ्रीका की तरफ। इसलिए इंडिया को भी अपने जो इंडियन ओशन रीजन है, आपको मालूम है चाइना ने एक सोमालिया में एक बेस खोल लिया है, बेस, और ग्वादर में भी उनका बेस है, और इधर म्यांमार में भी वो कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक जियोपॉलिटिकल जो गेम चल रहा है, इसमें सब अपना अपना प्रभाव बढ़ाने के सोच रहे हैं, ये पॉलिसी हम देख रहे हैं। पर हमें लगता है कि ठीक है, कंपटीशन थोड़ा बहुत तो होगा ही, जब बड़े बड़े दूसरे पावर बढ़ जाते हैं। ये अभी राइजिंग पावर है, चाइना भी अब ग्लोबल सपने देख रहा है, तो मुझे लगता है ये थोड़ा बहुत होगा और भारत को नेचुरली इसको नेविगेट करना पड़ेगा। तो हमारे पास बहुत सारे स्ट्रेंथ हैं जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, मालदीव्स में जिस तरह से प्रधानमंत्री का हुआ, तो ये तो मतलब क्लियर है कि वो चेंजेस आ रहे हैं। थैंक यू। क्या एम्बेसडर पिनाक रंजन, इन बदलावों का संकेत 2024 में राष्ट्रपति मोइत्जू की भारत यात्रा से ही मिलने शुरू हो गए थे भारत को? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने जब अपनी पॉलिसीज पे मतलब विश्लेषण किया होगा, उन्होंने देखा होगा कि हम एंटी इंडियन पोजीशन वगैरह जो हम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से लेते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। उनको पता चल गया था, पर भारत ने भी स्ट्रेटेजिक प्रेशर दिखाया कि ठीक है, उनको समझ लेने दो पहले कि हमारे साथ उनके जो संबंध है तो वो मतलब दरकिनार नहीं कर सकते। तो इसीलिए अब वो वाला फेज खत्म हो गया है। नाउ वी आर काइंड ऑफ बैक टू नॉर्मल, मुझे लगता है, और भी नॉर्मल से भी आगे बढ़ने वाले। थैंक यू जी। प्रोफेसर अंशु, इस मुलाकात में ये माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक और मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर जो पार्टनरशिप है, उसको लेकर जो एक विजन, जॉइंट विजन है, उस पर भी एक समीक्षा होगी दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों के बीच में। इसे भी देखते हुए आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में या इस मुलाकात में क्या कुछ नया जोड़ा जा सकता है मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिहाज से? बहुत अच्छा प्रश्न आपने रितु जी पूछा, और हम लगातार मालदीव्स और भारत के द्विपक्षीय संबंधों में कहाँ कन्वर्जेंसेस हैं
कहाँ वो एरियाज ऑफ कोलैबोरेशन है जहाँ दोनों ही देश अपनी इस साझेदारी को आगे लेकर के जा सकते हैं, उसकी लगातार चर्चा कर रहे हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण जो स्तंभ है, जो एलिमेंट है, जो फैक्टर है, वो है मैरीटाइम सिक्योरिटी। हिंद महासागर में जहाँ मालदीव्स स्थित है उसका अपना एक सामरिक महत्व है। हम हिंद महासागर के वैश्विक व्यापार और वैश्विक सामरिक दृष्टि से भी महत्व पर चर्चा कर रहे थे ऋतु जी। तो मुझे लगता है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी और ट्रेड को लेकर के हमारे सामने कुछ घोषणाएं आ सकती हैं और दोनों ही देश, जिस तरह से अभी यूके के साथ भारत ने एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया है जिसके बाद दोनों ही देशों की अर्थव्यवस्था में उछाल आने की संभावना है, उसी प्रकार से भारत और मालदीव्स के बीच भी यदि हम देखें तो हाल फिलहाल 548 मिलियन यूएसडी का व्यापार है। इसको भी आगे ले जाने के लिए और इसको हम मैरीटाइम ट्रेड के और मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स के जरिए कैसे और आगे ले जा सकते हैं, इस पर भी मुझे लगता है कि बातचीत हो सकती है। ब्लू इकोनॉमी एक ऐसा उभरता हुआ क्षेत्र है जिसमें मालदीव्स और भारत को कन्वर्जेंस के काफी सारे बिंदु मिल सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि कुछ बिंदु दोनों ही देशों को सहयोग के मिलेंगे। शिक्षा की दृष्टि से, कैपेसिटी बिल्डिंग की दृष्टि से तो भारत सहायता करता आ ही रहा है मालदीव्स की, आगे देखना रोचक होगा और क्या हमारे सामने आता है। डिफेंस कोलैबोरेशन की दृष्टि से ऋतु जी मैं कहूँ, दोनों ही देशों के बीच दोनों ही देश पहले जॉइंट एक्सरसाइजेस और डिफेंस डायलॉग के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहे हैं, तो ये देखना रोचक होगा कि इसमें और क्या नए पहलू हम जुड़ते हुए देख सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसी प्रकार से समुद्र में होने वाले जो अपराध हैं वो भी एक बड़ा मुद्दा है। पायरेसी एक बड़ा मुद्दा है। कार्गो शिप्स को लेकर के, लॉजिस्टिक्स को लेकर के किस तरह से कोई नॉर्म्स को लेकर के बात आ सकती है क्या, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। जी, क्या ये तमाम जो चुनौतियां आपने गिनाई हैं, जो बड़े मुद्दे एक तरह से आप मानती हैं कि दोनों देशों के बीच में हैं, ये मालदीव के लिए अकेले इनके समाधान ढूंढना एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में भारत एक भरोसेमंद साझेदार के तौर पर और खासकर अपने 2 साल के अनुभवों या फिर पिछले हम अगर 60 साल के रिश्तों की भी बात करें तो हमेशा से मालदीव एक ऐसे सामरिक एक तरह से एक नाजुक स्थान पे रहा है। इसका जो एक तरह से स्ट्रैटेजिक पोजीशन जो इसकी है वो नाजुक कही जा सकती है क्योंकि तमाम देशों की नजरें मालदीव पे रही हैं। और चीन की जब हम बात कर रहे हैं तो चीन की एक जो प्रवृत्ति है उसको देखते हुए भारत के साथ इस साझेदारी को आगे बढ़ाने में मालदीव का हित दिखाई देता है। क्या ये सिर्फ आर्थिक संकट है या फिर अपने पुराने अनुभवों से भी सीखा हुआ मालदीव का ये निर्णय हो सकता है? मैं जो अभी मुइज्जू के हाव भाव देख रही हूँ अपने सामने, मुझे लगता है उनको ये धीरे धीरे समझ में आया है कि भारत और चीन के बीच में अंतर क्या है और भारत किस तरह से, यदि हम मालदीव्स के आर्थिक विकास की भी दृष्टि से देखें, मालदीव्स की सुरक्षा की भी दृष्टि से देखें, इस पूरे क्षेत्र की सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो वसुधैव कुटुंबकम की फिलॉसफी मुझे लगता है मुइज्जू भी समझे हैं। और इसीलिए जिस तरह से मालदीव्स ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री को निमंत्रित किया है और यहाँ पर बीते हमने जो ये 1 या 2 वर्षों में चीन का दबदबा देखा वो हम अब कम होते हुए देख सकते हैं। मुझे लगता है दूसरे अपने साथी देशों से भी मालदीव्स को उदाहरण मिले होंगे। तो जैसे कि एम्बेसडर पिनाक भी अभी चीन की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स डिप्लोमेसी की चर्चा कर रहे थे जिसके तहत कर्ज दे दे के, चाहे जकूटी आइलैंड हो, आप श्रीलंका का हम्बेन टोटा देखिए बेस ले लिया, पाकिस्तान के ग्वादर में जाकर के बैठा हुआ है। तो इस तरह से चीन की जो प्रेजेंस है वो अलग अलग जो ये मैरीटाइम बेसिस हैं, जो बंदरगाह हैं, वहां पर लगातार बढ़ती जा रही है और मुझे लगता है इसीलिए मालदीव्स में भी चीन ने अपनी प्रेजेंस को बढ़ाया था। तो मुझे लगता है कि अब देखिए कि जिस तरह से दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों की बातचीत हो रही है तो यहाँ से मुझे लगता है कि जो एरियाज ऑफ कोलैबोरेशन है जिसमें पहले से दोनों देश इन्वॉल्व रहे हैं वो एक अगले स्तर पर हो सकता है कि जाए और हमको और नए कुछ ऐसे एरियाज मिले जिसमें न सिर्फ चुनौतियों का समाधान मिले, आगे साथ में बढ़कर के कैसे द्विपक्षीय स्तर पर और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए काम किया जा सकता है, इस पर भी हमारे सामने बातें आ सकती हैं। प्रोफेसर रिंचू, कनेक्टिविटी के कई प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें भारत सहयोग भी कर रहा है और लगातार प्रगति भी हो रही है और उस प्रगति की भी समीक्षा की जाएगी। क्या आपको लगता है कि भारत और मालदीव के संबंध एक ऐसे पड़ाव पर हैं जहां भारत को भी इन प्रोजेक्ट्स को और तेजी से पूरा करने की तरफ ध्यान देने की और जरूरत होगी, चाहे वो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट हो जो सबसे बड़ा अभी तक का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है मालदीव्स का, लेकिन भारत की तरफ से भी कुछ बड़े बदलाव करने की अब जरूरत, ऐसा वक्त क्या आपको लगता है? हमने विगत कई वर्षों से मालदीव्स के चाहे अलग अलग ये हाईवेज के निर्माण हो, अलग अलग सड़कों के निर्माण हो, कनेक्टिविटी की दृष्टि से रेलवे
लाइन के को आगे बढ़ाने की दृष्टि से, एयरपोर्ट्स बनाने और एयरपोर्ट्स का मॉडिफिकेशन करने की दृष्टि से, उनके सुधार की दृष्टि से, इंडस्ट्रियल जो कॉरिडोर मालदीव्स ने बनाने की जब प्रक्रिया शुरू की उसकी दृष्टि से, टूरिज्म में किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किया जा सके, इसके लिए हमने लगातार आर्थिक सहायता और अलग अलग दूसरी जो जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी या अलग अलग सहायता की आवश्यकता थी मालदीव्स को समय समय पर पहुंचाई है। इसके अलावा डिजास्टर रिलीफ फंड के रूप में भी भारत ने समय समय पर मालदीव्स की सहायता की है, विशेषकर जब सुनामी ने मालदीव्स को हिट किया था। जी। अब मालदीव्स को तो भारत की तरफ से एक एक्सपीडिएटेड हेल्प की आवश्यकता है, क्योंकि यदि अकेले भारत को सहयोगी के रूप में मालदीव्स देखना शुरू करता है तो फिर निश्चित तौर पर भारत को भी इस सहायता को आर्थिक दृष्टि से भी और समय की दृष्टि से भी, तो स्केल और स्पीड दोनों चाहिए होगा ऋतु जी। और ये आपने बिल्कुल सही बिंदु उठाया कि फिर यहाँ पर भारत को भी इस पूरी प्रक्रिया को, सहायता को बढ़ाने की और एक्सपीडिएट करने की आवश्यकता दिखाई पड़ती है। तो मुझे लगता है इस दिशा में भी जब दोनों ही प्रधान बात कर रहे हैं तो फिर हमारे सामने देखिए अब क्या आता है निकल के बातचीत से। जी हाँ, बिल्कुल बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा एक तरह से पिछले कुछ समय में जो उतार चढ़ाव रहे उसके बाद है, और इस यात्रा से न सिर्फ वहाँ की राजनीतिक पार्टियों को बड़ी उम्मीद है, और जिस उम्मीद को एक तरह से जो आज की तारीख में विपक्ष में जो लोग बैठे हैं, तमाम वो पूर्व मंत्री, उन लोगों ने भी कई उम्मीदें जताई हैं और इस परिवर्तन को एक तरह से बड़ी उम्मीद के साथ देख रहे हैं। ऐसे में पीपल टू पीपल कनेक्ट को भी मजबूत होते देखा जा सकता है। क्या प्रोफेसर अंशु आप मानती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत और मालदीव का सहयोग पिछले 60 साल का, इस 2 साल का जो एक उतार चढ़ाव था उसमें भी पीपल टू पीपल कनेक्ट ने एक बड़ी भूमिका निभाई है इस परिवर्तन का जो दिखाई दे रहा है? निश्चित तौर पर, और यदि हम मालदीव्स की ओर देखें तो बहुत लंबे हमारे एथनिक और कल्चरल कनेक्ट्स रहे हैं, बहुत लंबे। तो 1965 से तो हम ये देखते हैं कि एक स्वतंत्रता के बाद एक नए फेज की, नए राजनीतिक दृष्टि से डिप्लोमेटिक रिलेशंस की शुरुआत भारत और मालदीव्स के बीच होती है, पर इसके पहले से दोनों देशों के बीच में हम देखते हैं कि किस तरह से एथनिक कनेक्ट्स रहे हैं। और यदि हम डायस्पोरा की दृष्टि से देखें तो लगभग 27,000 भारतीय इस वक्त हमें मालदीव्स में मौजूदगी उनकी दिखती है, और इसमें से अधिकांश जो है वो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है इसमें शायद इजाफा है, 60,000 के करीब भारतीय हैं मालदीव्स में, और ज्यादातर जो हैं, आप सही कह रही हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हैं और बड़ा योगदान दे रहे हैं। जी, अपनी बात को पूरा करें प्रोफेसर। जी, तो मुझे लगता है कि दोनों ही देशों की जो डायस्पोरा है, यहाँ पर जो मालदीव्स के लोगों की प्रेजेंस है और वो किन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, वीज़वी भारतीयों की कितनी प्रेजेंस वहाँ है, किन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, तो इसमें यदि पीपल टू पीपल कनेक्ट्स को और बढ़ाया जाता है। हालांकि भारत लंबे समय से अलग अलग, मैंने आपको बताया अभी कि ICCR की शैक्षणिक छात्रवृत्तियां हैं जो मालदीव्स के छात्र छात्राओं को प्रदान की जाती हैं। अलग अलग इंस्टीट्यूशनल कनेक्ट्स भी, भारत के कुछ विश्वविद्यालयों का मालदीव्स के कुछ विश्वविद्यालयों के साथ इंस्टीट्यूशनल कनेक्ट भी है, इस प्रकार के कनेक्ट्स भी हैं। तो मुझे लगता है कि आपसी संवाद के माध्यम से, कल्चरल एक्सचेंजेस के माध्यम से, शैक्षणिक एक्सचेंजेस के माध्यम से इन टाइज को और बेटर किया जा सकता है। और ये जो पीपल टू पीपल कनेक्ट्स हैं ऋतु जी, ये एक्चुअली रिफ्लेक्ट करते हैं फिर दोनों ही देशों के बीच के जो विश्वास है, जो दोनों की देशों के बीच का जो ट्रस्ट डेवलप होता है उसमें, और ये जो ट्रस्ट है यही फिर दो देशों की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाने में सहायता करता है। जी, और भारत ने जिस तरह से मालदीव को हर समय उसके संकट में, चाहे वो किस तरह का आपदा का कोई संकट रहा हो या फिर वित्तीय संकट रहा हो, और वित्तीय संकट और भी ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है प्रोफेसर अंशु, क्योंकि 2023 के बाद 2024 में जब राष्ट्रपति मुइज्जू की यात्रा हुई है, उसके बाद भी जिस तरह का बड़ी एक तरह से वित्तीय मदद भारत ने मालदीव को दी है, उसमें $36 करोड़ की तत्काल मदद थी, $40 करोड़ की करेंसी स्वैप डील हुई। तो क्या ये मालदीव के लिए एक ये सोचने का एक वक्त था कि अच्छे पार्टनर्स, विश्वसनीय पार्टनर्स के चुनाव में भारत उसे ज्यादा भरोसेमंद लगता है? हालांकि बहुत सारे विशेषज्ञों का यह भी मानना है प्रोफेसर अंशु कि ये बहुत बड़ा कोई हृदय परिवर्तन नहीं के तौर पे न देखा जाए, इसमें भी कई लोगों को संशय है, क्या कहेंगी? हाल फिलहाल तो हमें सकारात्मक दृश्य और एक आशा दिखाई पड़ रही है, और इसके पीछे कारण भी है, और इसको हम सकारात्मक दृष्टिकोण से ही देखें।
जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हमें बहुत इसको मालदीव्स के हृदय परिवर्तन की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, तो निश्चित तौर पर ऋतु जी, कोई भी देश जब अपनी विदेश नीति को संचालित करता है तो वो अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को सबसे आगे रखता है। और जैसा हमने चर्चा की कि मालदीव्स की जो इकोनॉमी है वो टूरिज्म बेस्ड है। हमने देखा कोविड के समय में किस तरह से हिट की, और भारत ने किस तरह से अलग अलग माध्यमों से इस समय भी मालदीव्स की सहायता की। और फिर हमने देखा कि बीते उन तमाम में जो ये रिलेशंस थोड़े से नेगेटिव साइड गए, फ्लिप साइड गए, उस समय भी पर्यटन पे एक बड़ा असर मालदीव को पड़ा। जी, मैं इस बिंदु को चर्चा में नहीं लाना चाह रही थी, लेकिन किस तरह से भारतीयों ने जब मालदीव्स के टूरिज्म सेक्टर को सहयोग करना बंद किया, तो किस प्रकार से मालदीव्स की अर्थव्यवस्था हिट हुई। वहां से जिस प्रकार के एंटी इंडियन स्टेटमेंट्स आ रहे थे वो बंद हुए, वो तुरंत चेंज हुए, और फिर इस प्रकार की रिक्वेस्ट भारत और भारतीयों से की गई कि वे मालदीव्स की सहायता करें। वो एक रीड बिटवीन द लाइन था। तो यदि हृदय परिवर्तन हम इसे ना भी माने, तो मालदीव्स की सरकार और उसके लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि उनके नेशनल इंटरेस्ट्स किस तरह से भारत के साथ सहयोग करने में अलाइंड हैं, और इसीलिए हम आज ये सकारात्मक दृश्य अपने सामने देख रहे हैं। और भारत भी जब अपनी विदेश नीति का संचालन करता है, वसुधैव कुटुंबकम की और सर्वे भवन्तु सुखिनः की के दर्शन के साथ, के विजन के साथ करता है, ग्लोबल साउथ के प्रणेता के रूप में करता है, ताकि ये सारी इमर्जिंग इकोनॉमीज और आगे बढ़ सके, इन्हें नेतृत्व की भूमिका मिले। हम चीन से बहुत अलग देश हैं, हम विस्तारवादी देश नहीं हैं, हम विस्तार में विश्वास नहीं रखते, हम सहयोग में विश्वास करते हैं। पर अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को हम भी ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं कोलैबोरेट करेंगे। और मालदीव्स की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो हिंद महासागर में भारत का एक महत्वपूर्ण सहयोगी देश साबित हो सकता है। तो इस दृष्टि से हम भी मालदीव्स के साथ एक अब जो ये साझेदारी का अगला कदम बढ़ा रहे हैं, तो उसमें हमारा भी एक कहीं ना कहीं इंटरेस्ट निहित है। जी बिल्कुल, मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर भी मालदीव के साथ भारत का सहयोग पुराना रहा है, चाहे वो संयुक्त नौसैनिक अभ्यास रहे हों या फिर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस एग्रीमेंट रहा हो, और हाल ही में 2024 में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो है वो प्रोफेसर अंशु बेहद अहम हो जाता है, जिसमें 4 देशों के साथ एक तरह से एक नई रणनीति के साथ, साझेदारी के साथ चारों ही देश आगे बढ़ने जा रहे हैं। ऐसे में इस पर भी करेंगे विस्तार से बातचीत। प्रोफेसर अंशु, आप हमारे साथ बने रहिएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मालदीव यात्रा का पहला दिन औपचारिक मुलाकातों का दौर शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मोइज़ू की 1-to-1 मुलाकात हो चुकी है और अब से थोड़ी ही देर में द्विपक्षीय मुलाकात होगी। द्विपक्षीय मुलाकातों के साथ ही कई ऐसे समझौतों पर भी नजरें हैं जो दोनों देशों के बीच में होने जा रहे हैं। 60 साल के संबंधों के बाद ये मालदीव के स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ और भारत और मालदीव के संबंधों की भी 60वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मालदीव यात्रा हो रही है। कई मायनों में अहम कही जा रही है। समझौतों से और भी ज्यादा तस्वीर साफ होगी कि किस तरह से आने वाले समय के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत होने जा रही है प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के साथ दोनों देशों के संबंधों में। इस पर विस्तार से बात करने के लिए प्रोफेसर अंशु हमारे साथ बनी हुई हैं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU से। प्रोफेसर अंशु, उम्मीदें कई लगाई जा रही हैं FTA को लेकर। एक FTA एक तरह से UK के साथ करके प्रधानमंत्री मालदीव पहुंच रहे हैं। मालदीव को लेकर भी लंबे समय से वार्ता हो रही थी। ये भी संकेत दिए गए हैं कि किसी तरह की नई निवेश संधि को लेकर हो सकता है दोनों देशों के बीच में सहमति हो, इसकी उम्मीद जताई जा रही है।
निवेश को लेकर दोनों देशों के बीच में कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें अभी तक निवेश हो रहा है, लेकिन नए क्षेत्र आप क्या देखती हैं? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कई ऐसी पहल है जो भारत शिक्षा के क्षेत्र में मालदीव को सहयोग कर रहा है। कई ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं शिक्षा के क्षेत्र में जिसका सहयोग मालदीव को दिया जा रहा है। नए कौन से वो क्षेत्र हैं जो जुड़ सकते हैं? यदि हम भारत और मालदीव्स के बीच में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ को देखें तो फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जो अलग अलग फिर हमें सब डोमेन्स दिखाई पड़ते हैं, हम इसमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने सामने रख सकते हैं। और ये तमाम मालदीव्स जैसे दूसरे भी देश हैं, ये भारत से डिजिटलाइजेशन को लेकर के कलेब्रेट करना चाहते हैं और यहाँ पर निवेश की दृष्टि से एक बड़ी संभावना हमको नज़र आती है। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जब 5 देशों के दौरे पर होते हुए ब्रिक्स का जो समिट अटेंड करके आए हैं, तो वहाँ पर भी हर एक देश में डिजिटलाइजेशन एक ऐसा सेक्टर रहा, एक ऐसा उद्देश्य रहा जहाँ पर आपसी निवेश को लेकर और आपसी साझेदारी को लेकर के आपसी सहमति बनी और कुछ आउटकम्स भी हमारे सामने आए। इसके अलावा डिफेंस कोलैबोरेशन को लेकर के ऋतु जी निवेश की अच्छी संभावनाएं हैं जो हम दोनों ही देशों के बीच में देख सकते हैं। और फिर हम देखें कि मैरीटाइम ट्रेड से जुड़े हुए जो और सब डोमेन्स हैं, और इसमें मैं फिर ब्लू इकोनॉमी को लेकर के आऊंगी, उससे जुड़े हुए जो तमाम आप चाहे मिनरल्स की दृष्टि से देखें या जो समुद्र के दूसरे जो उत्पाद हैं उनकी दृष्टि से देखें, तो वहां पर भी उसके एक्सप्लोरेशन के लिए उसको फिर आगे किस तरह से प्रोसेस कर सकते हैं, उससे जुड़ी हुई रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के कुछ हमको यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज दिखाई पड़ती हैं। तो निश्चित तौर पर संभावनाएं अपार हैं। किन क्षेत्रों में अभी स्टेप नंबर 1 लेकर के दोनों ही देश आगे बढ़ना चाहेंगे, ये मुझे लगता है कि जब एक बार बायलैटरल टॉक्स होंगी तब हमें स्पष्ट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। जी, भारत की रणनीति को आप कैसे देखती हैं? हिंद महासागर को लेकर, IOR को लेकर भारत मालदीव के साथ ही नहीं बल्कि हम देख रहे हैं कि किस तरह से श्रीलंका, मॉरिशस के साथ भी एक नए प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर रहा है। लेकिन ये माना जा रहा है कि भारत के लिए हिंद महासागर में मालदीव के साथ साथी और भारत का जो एक तरह से स्टेक है वो एक प्राकृतिक एक तरह से स्टेक होल्डर के तौर पर भारत को देखा जाता है हिंद महासागर में। ऐसे में चाइना अपना प्रभुत्व जो उस इलाके में स्थापित करना चाहता है, उसको बड़ी चुनौतियां भारत किस तरह से दे सकता है? महासागर की हम बात कर रहे हैं, महासागर में ही वो कौन से नए आयाम हैं जिन्हें जोड़ते हुए भारत चाइना की चुनौतियों को कम कर सकता है? हमने देखा कि कैसे हिंद महासागर की सुरक्षा और समृद्धि की दृष्टि से भारत ने प्रयास किया एक प्रणेता के रूप में IORA को एस्टेब्लिश करके, और इसमें ये तमाम जितने द्वीपीय देश हैं ये जुड़े हुए हैं। और सागर की फिर IORA के माध्यम से भारत ने सागर की सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल का जो अनाउंसमेंट है वो मॉरिशस की धरती से किया था। और फिर इसके बाद हमने देखा कि जब हाल फिलहाल फिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने मॉरिशस की यात्रा की, तो उन्होंने इस महासागर को और एक कदम आगे बढ़ाते हुए महासागर में परिणत कर दिया, जिसमें उन्होंने हिंद महासागर से जुड़े हुए डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए दूसरे देशों से भी आह्वान किया, विशेषकर ग्लोबल साउथ के देशों से, कि वे महासागर से जुड़े और हिंद महासागर को शांतिपूर्ण और समृद्ध रखने के भारत के प्रयास में उसकी सहायता करें। तो इसमें एक तो टैरिफ लाइन से जुड़े हुए हम देखते हैं कि किस तरह से पॉजिटिवली उसको लेकर के जा सकता है, मैरीटाइम ट्रेड को, सप्लाई चेन्स को कैसे रेजिलिएंट बनाया जा सकता है, किस तरह से फंडिंग की दृष्टि से एक ऐसा कोष बनाया जाए जिसके माध्यम से ये जो तमाम इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, इन्हें यदि किसी प्रकार की फंडिंग सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है या किसी प्रकार की एड की ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो कैसे दे सकते हैं। उसके लिए ये सागर से महासागर की नीति हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा अनाउंस की गई है। और मॉरिशस इससे निश्चित तौर पर मॉरिशस को हम बहुत एक नेचुरल अपने अलाई और हिंद महासागर में खड़े अपने बहुत विश्वसनीय प्रहरी के रूप में देखते हैं। तो मालदीव्स नेचुरली जिस तरह से जहां लोकेटेड है, तो वहां अभी यदि हम पीछे एक थोड़े से बिटर चैप्टर को छोड़ दें, तो नेचुरली जिस तरह से भारत के साथ जियो स्ट्रेटेजिक रूप से जुड़ा हुआ है, तो वहां पर फिर आगे हम मालदीव्स के साथ महासागर को लेकर के बहुत कुछ कर सकते हैं, यदि मालदीव्स हमारे सहयोगी देश के रूप में अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए राजी होता है तो।
जी हाँ, बिल्कुल। और वही तस्वीरें दिखाई देती हैं। संकेत बहुत साफ मालदीव के भी रहे हैं 2023 के बाद से एक भरोसेमंद सहयोगी के तौर पर, और भारत की भी जो हिंद महासागर की पूरी रणनीति रही है उसमें मालदीव एक अहम सहयोगी है, और संकेत मालदीव ने भी बहुत साफ दिए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आज द्विपक्षीय वार्ता के बाद हिंद महासागर को लेकर भारत अपनी रणनीति और मालदीव के साथ सहयोग में क्या कुछ नई एक तरह से पहल करता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मालदीव यात्रा, रणनीति, संबंध और सहयोग को लेकर कैसे दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं। प्रोफेसर अंशु हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रोफेसर अंशु, हमने देखा 2024 में राष्ट्रपति मुइज्जू की जो यात्रा थी उसके बाद जो कुछ सहयोग बढ़े हुए हैं उसमें एक एग्रीकल्चर इकोनॉमिक जोन को लेकर भी और टूरिज्म के पर्यटन के क्षेत्र में निवेश को और ज़्यादा बढ़ाने, तो उस निवेश को बढ़ाने के तरफ वो कौन से नए एक तरह से सेक्टर्स भी हो सकते हैं, पहल हो सकती हैं जो भारत की तरफ से पर्यटन के क्षेत्र में पर्यटकों की आवाजाही के साथ ही साथ जिस तरह से भारत का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर और भारत जिस तरह से विकास कर रहा है उसमें किस तरह से मालदीव को मदद कर सकता है? देखिए, जैसे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं मालदीव्स के जो अलग अलग रोड प्रोजेक्ट्स हैं, हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें हमारे भारतीय बैंक हैं जो सहायता कर रहे हैं आर्थिक दृष्टि से। अलग अलग हमारे इस प्रकार के कंस्ट्रक्शन ग्रुप्स हैं जो इनके डेवलपमेंट में सहायता कर रहे हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स कंप्लीट भी हो गए हैं। और फिर जैसे पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हैं उसमें भी हमारे जो बैंक्स हैं और हमारी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनका इस्तेमाल करके इनको आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा जब हम मालदीव्स की रेलवे लाइन की दृष्टि से देखते हैं, उसको आगे बढ़ाने की दृष्टि से देखते हैं, तो उसमें भी जो भारत की जैसे नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन है, NBCC है, वो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन में सहायता कर रही है। अलग अलग बैंक जुड़े हुए हैं जो सहायता कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए कि जो अलग अलग टूरिज्म से जुड़े हुए लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भारत अपनी वित्तीय और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई सहायता कर रहा है। और फिर मैं कहूं कि आपको यदि आप निवेश की बात करते हैं आगे, तो फिर इंजीनियरिंग जो प्रोडक्ट्स हैं और सर्विसेज हैं, अलग अलग जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, फिनटेक से जुड़ी हुई सर्विसेज हैं, फार्मास्यूटिकल से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स हैं, डिफेंस के क्षेत्र से जुड़े हुए इक्विपमेंट और प्रोडक्ट्स हैं, और जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, भारत उनकी और देख रहा है। क्योंकि यदि हम भारत को देखें तो मालदीव्स का दूसरा सबसे बड़ा 2022 में ट्रेड पार्टनर रहा है। 2023 में मालदीव्स का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर भारत बन के दुनिया के सामने आया। तो ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें यदि हम मालदीव्स की पर्यटन के क्षेत्र पर निर्भरता को देखें या मालदीव्स की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की बात करें, इन दोनों ही दृष्टि से ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें भारत कई वर्षों से सहायता कर रहा है। और मुझे लगता है कि इसमें वो अपनी सहायता को आगे कंटिन्यू करते हुए और कुछ नए सेक्टर्स ऐड कर सकता है। जी, पिछले 10 साल में भारत की प्रगति जो रही है उसमें भारत ने अपनी विकास यात्रा में जिस तरह से डिजिटल पेमेंट को शामिल किया है, UPI को लेकर भारत ने मालदीव को सहयोग दिया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ा क्षेत्र हो सकता है जो 5 लाख की आबादी वाले मालदीव जैसे देश को कई बड़े सहयोग भारत कर सकता है। इस पर भी चर्चा करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान।
स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार। मेरी पसंद। चीन वाला मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। कोलैबोरेशन ले लीजिए, डिफेंस कोलैबोरेशन छूट गया है। हमारी पसंद। डिफेंस के क्षेत्र। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत इसी में जोड़ सरिया दीजिए। हो गया स्टील। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री की मालदीव यात्रा पर हम विशेष चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा में तमाम उन पहलुओं का जिक्र किया जा रहा है जिसमें भारत और मालदीव के सहयोग को और आगे बढ़ाया जाए। तो जहां हम बात कर रहे हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, पीपल टू पीपल कनेक्ट की बात कर रहे हैं, ब्लू इकोनॉमी की कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं। प्रोफेसर अंशु, दो बेहद महत्वपूर्ण, एक डिफेंस एक ऐसा क्षेत्र है, रक्षा क्षेत्र ऐसा है जिसमें भारत और मालदीव का सहयोग बेहद अहम भी है और कई मोर्चों पर भारत मालदीव को सहयोग करता आया है। लेकिन क्या बदलती भू राजनीतिक परिस्थितियों में इसमें और ज्यादा तेजी या और कुछ नए आयाम को जोड़ने की जरूरत आप देखती हैं? और साथ ही भारत मालदीव सहयोग से भारत मालदीव सहयोग तक सीमित नहीं है। भू राजनीतिक संकटों की जब हम बात करते हैं तो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव मॉरिशस और श्रीलंका जैसे देशों को भी साथ जोड़ के अपनी एक तरह से रक्षा कवच देता है ये मंच। आपके प्रश्न का जो पहला भाग है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम मालदीव्स के साथ भारत के रक्षा सहयोग को देखते हैं तो 2016 में एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान भारत और मालदीव्स के बीच में साइन हुआ था और इसके तहत डिफेंस ट्रेनिंग, डिफेंस इक्विपमेंट और डिफेंस प्रोक्यूरमेंट की दृष्टि से भारत लगातार मालदीव्स को सहयोग करता आया है। और जो मालदीवियन नेशनल डिफेंस फोर्स है उसके जवान हैं, बड़ी मात्रा में, बड़ा एक नंबर है, 1500 से 2000 के बीच में मालदीवियंस जो ये जवान हैं इनकी ट्रेनिंग भारत ने कराई है विगत 10 वर्षों में। और जॉइंट पेट्रोलिंग एक्सरसाइजेस, जॉइंट डिफेंस एक्सरसाइजेस, एंटी नारकोटिक जो ऑपरेशंस हैं, मैरीटाइम सिक्योरिटी की दृष्टि से जॉइंट एक्सरसाइजेस, सी राइडर प्रोग्राम्स दोनों ही देशों ने मिलकर चलाए हैं जिसमें भारत के जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने मालदीव्स के जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस और जो संबंधित ऑफिशियल्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की है और ये हर वर्ष होता आया है। और इंडिया मालदीव्स का जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो जॉइंट एक्सरसाइजेस के अलावा जो अलग अलग डिफेंस इक्विपमेंट के प्रोक्यूरमेंट से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है वहां तक जाता है। तो यहाँ पर अपार संभावनाएं हैं। और दूसरा जो आपने भाग प्रश्न का जोड़ा वो तो बहुत महत्वपूर्ण है ऋतु जी। जिस प्रकार से हम जियो पॉलिटिकल सिचुएशन को अपने आसपास निरंतर बदलते हुए देख रहे हैं उसमें जो ये कोलंबो एक्सरसाइज है यहाँ पर हम देखते हैं कि भारत, श्रीलंका, मॉरिशस और मालदीव्स, तो आप देखिए कि इसमें श्रीलंका और मालदीव्स का क्या कॉमन एलिमेंट है। दोनों ही जगह चाइना ने अपनी प्रेजेंस बनाई बिल्कुल और डेट ट्रेड के जरिए यहाँ पर किस तरह से इन्वेस्ट करके किस प्रकार से ये जो दोनों देश हैं ये यहाँ हम देखते हैं कि चाइना की एक बड़ी प्रेजेंस और इन्फ्लुएंस रहा जिसके चलते इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों में थोड़ी सी खटास भी हमने पीछे आते हुए जी हाँ, और बिल्कुल भारत ने ये जो सहयोग शुरू किया इसमें इन तमाम देशों को बराबर का स्टेक होल्डर के तौर पर एक सम्मानित जगह भी जो होती है वो भी दी है। तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है। भारत ने जब जब सहयोग किया है इन तमाम देशों के साथ तो इन देशों की संप्रभुताओं को, उनकी संप्रभुताओं का सम्मान करते हुए उस सहयोग को आगे बढ़ाया। और यही बड़ी बात है कि भारत को तमाम देशों की रणनीतिक और सामरिक जरूरतों को देखते हुए भारत एक सहयोगी के तौर पर कई देशों के लिए बिल्कुल अलग और एक बेहतर साझेदार साबित होता आया है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर जोशी हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से बात करने के लिए। प्रधानमंत्री की मालदीव यात्रा जारी है और इस यात्रा से जुड़ी तमाम खबरों को आपके साथ लेकर आते रहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मतलब मुझे अनुमति दीजिए, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे।
मन